हेलो जी। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सबका? हेलो स्वाति। और आपको वीडियो मिल गया था कि नहीं? आपको वीडियो दिखा? कंटेंट में कहाँ पे रखा हुआ था? ओके। और बताइए क्या सब चल रहा है? रिवीजन चल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो मिला था आपको? जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका वीडियो जो अपलोड किया जाता है वो नहीं मिला? हेलो जी लालू, क्या हाल चाल है? तब सब मस्ती में है? एकदम मस्त होके पढ़ाई कर रहे हो आप सब कि नहीं? रिवीजन लगातार करना है, ठीक है? जितना हो सके मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना? हेलो स्वीटी। चलिए, पिछले क्लास में जो पढ़ा था हम लोगों ने वो समझ में आया? ओके। स्वाति, आपको जरूरत नहीं पड़ती है वीडियो की? अच्छा, फिर कल मुझे कॉल कर रही थी स्वाति के नाम से कोई, फिर लगता है कोई दूसरा स्वाति थी, है ना? बोल रही थी कि सर मुझे वीडियो ही नहीं मिल रहा। मैंने उसको बताया फिर कि आप ऐप खोलो, उसके कंटेंट में मिलेगा। तो मुझे लगा पता नहीं शायद आप ही कोई वीडियो ढूंढ रहे होंगे, तो सारा तो अपलोड किया ही जा चुका है। फिर भी अगर नहीं मिल रहा है, पता नहीं, इसका मतलब बच्चे को खोलने नहीं आता है। तो उनको मैंने बता दिया था कि कंटेंट खोल के उसमें देखिए चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है, उसको खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ जी। ठीक है, चलिए। मुझे बताओ, आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था चार्जिंग करने का मेथड, समझ में आ गया था? जल्दी बताइए, कैसे चार्ज करते हैं उदासीन वस्तु को, ये समझ में आ गई? कोई भी अगर आपके पास न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें चार्ज कैसे आएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? अच्छा, मुझे बताओ चार्ज करने का मतलब क्या होता है? स्वाति बताओ, किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या है? जल्दी बताइए। कोई वस्तु उदासीन है, उसको चार्ज करना है, इसका क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे उसमें? या तो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, राइट? ये मानते हो आप? हाँ, आवेश उत्पन्न करना का क्या मतलब है? कोई भी उदासीन वस्तु को आवेशित करने का मतलब क्या है? या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देंगे कि नहीं, या तो हम उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या हम उसको प्रोटॉन भी दे सकते हैं और ले सकते हैं? नो एंडेवर, कभी नहीं। ना प्रोटॉन देना है ना प्रोटॉन लेना है। जो भी बात की जाएगी इलेक्ट्रॉन पे की जाएगी। इलेक्ट्रॉन का देना और लेना इज कॉल्ड चार्जिंग। यस और नो? कोई भी वस्तु सामान्यतः, इन जनरल, आपको पता है उदासीन रहता है, तो जब उसको हम आवेशित करते हैं तो क्या करते हैं? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं या तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यही था ना? तो मैंने आपको बताया था यही इलेक्ट्रॉन देने और निकालने की जो तरीके हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग का मेथड, चार्जिंग की विधि। तो यही इलेक्ट्रॉन देना और लेना जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से। कंडक्शन यानी चालन द्वारा, चालन समझ में आ गया था? किसी वस्तु में पहले से आवेश होगा और वहां से आवेश चल के जाएगा उदासीन वस्तु में, इसलिए इसका नाम पड़ गया चालन। यस और नो? फिर फ्रिक्शन, घर्षण या रगड़न, रगड़न भी कहते हैं इसको, घर्षण या रगड़न। तो जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो क्या होता है? जब दो चीजों को रगड़ते हैं तो दोनों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, और दोनों के बीच में जब ऊर्जा डेवलप होती है तो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उस वस्तु की प्रकृति होती है, वो उस वस्तु का प्रॉपर्टी है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना? दो वस्तु को रगड़ेंगे तो जिसका इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होगा, है ना? वीकली बाउंडेड समझते हैं? यानी जो मजबूती से नहीं बंधा होगा। यस और नो? तो जो वीकली बाउंडेड होगा वो क्या होगा? वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। और जो वीकली बाउंडेड होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धन आवेशित हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा।
आवाज नहीं आ रही है? अरे यहां तो फुल आवाज है। एक मिनट, अब आ रही है? अभी ठीक है? अब आ रही है आवाज फुल? जल्दी बताइए, आवाज क्लियर है? तो मेरा फंडा आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने जो बताया उस कंसेप्ट को आप समझे? जब घर्षण करते हैं, जब रगड़ते हैं किसको? दो वस्तुओं को, कहां? आपस में, तो क्या होता है? तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु पे चली जाती है। किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है? जिस वस्तु का इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड है, और जिस वस्तु का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंडेड है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा। और जो वीकली बाउंडेड है, वीकली समझते हैं? वीक मतलब, वीक मतलब क्या? जिसकी प्रबलता कम है, जो कमजोर है, हाँ या ना? और स्ट्रांगली का मतलब जो मजबूती से बंधा है, जो अति प्रबल तरीके से बंधा हुआ है, राइट? तो जो वीकली बाउंडेड है वो क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो कौन वीकली बाउंडेड है? ये पदार्थ की प्रकृति होती है, और उसके प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। हाँ, कमजोर। वीक मतलब हो गया कमजोर, और स्ट्रांग का मतलब हो गया मजबूत, हाँ या ना? तो जब आप दो चीजों को रगड़ेंगे तो क्या होगा? कहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा? दो चीजों को रगड़ने से इलेक्ट्रॉन टूटेगा वहां से। तो कहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा? जो वीकली बाउंडेड होगा। तो जो वीकली बाउंडेड होगा मतलब जो कमजोर तरीके से बंधा होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाएगा। और जो दोनों वस्तु में ज्यादा मजबूत होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो हो जाएगा ऋणात्मक, और जहां से इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो हो जाएगा धनात्मक। क्लियर था इतना? तो यही मैंने आपको बताया था, घर्षण विधि में यही होती है। और फिर मैंने आपको इसका कुछ उदाहरण बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो। ये वाले कुछ उदाहरण किए थे ना हम लोग, कि जब बैलून को, बैलून जानते हो ना, जब बैलून को हेयर के ऊपर रब करते हैं तो क्या होता है? बैलून को जब हेयर के ऊपर रब करते हैं तो क्या होता है? हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के बैलून पे चला जाता है। तो हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के बैलून पे जाएगा तो अपना बैलून हो जाएगा माइनस, और हेयर से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो हो जाएगा प्लस। जहां से इलेक्ट्रॉन टूट के निकलेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो प्लस, और वो कमजोर होगा। और जहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो माइनस, और वो स्ट्रांगली बाउंडेड होगा। डन? उसी प्रकार से ड्राई हेयर और कॉम्ब के बारे में देखेंगे। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कॉम्ब पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, कॉम्ब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ऋणात्मक, और हेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनात्मक। तो जब भी रगड़ते हैं तो जो वीकली बाउंडेड होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो स्ट्रांगली बाउंडेड होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और ये पदार्थ की प्रकृति होती है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे आप समझने के लिए बोल सकते हैं, वीक वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और जो स्ट्रांग वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ऐसे ही मैंने बोला था इबोनाइट रॉड का फर के साथ, रॉड पे आ जाएगा माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा, और फर पे आ जाएगा प्लस। उसी तरीके से मैंने ग्लास रॉड के बारे में बताया था। ग्लास रॉड क्या करेगा बताइए? ग्लास रॉड को जब सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा? जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रगड़ते थे तो क्या हो रहा था, बता सकते हो स्वाति? ग्लास रॉड को हमने सिल्क के साथ रगड़ा, बोलिए इस बार क्या होगा? ग्लास रॉड पे, हाँ स्वाति, ग्लास रॉड पे कैसा आवेश? यस। तो ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के साथ रगड़ेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस बार ग्लास रॉड हो जाएगा पॉजिटिव, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सिल्क इलेक्ट्रॉन लेगा तो सिल्क हो जाएगा नेगेटिव। बस हो गया। तो मैंने आपको बोला था कि 2-3 एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे इबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो जब भी रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन टूटता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऋणात्मक हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है वो धनात्मक हो जाता है। अच्छा, मैंने इसमें एक बात और सिखाया था, याद है आप लोग को स्वीटी? मैंने क्या सिखाया हुआ था कि जब भी हम रगड़ते हैं किसी चीज को तो जितना इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकलता है, यस और नो, जैसे एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरे पर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो दूसरे पर अगर 2 माइनस है तो पहले पर 2 प्लस होगा।
दूसरे पर 3 माइनस है तो पहले पे 3 प्लस होगा, दूसरे पे 10 प्लस है तो तीसरे पे 10 माइनस है तो वही पहले पे 10 प्लस होगा, मतलब दोनों बराबर होता है, बताया था ना। याद है कि घर्षण विधि में दोनों पर बराबर मान का आवेश होता है, बस एक प्लस और एक माइनस, एक पे +10 तो एक पे -10, एक पे +50 तो एक पे -50, दोनों का मान बराबर होता है यानी 50-50, बस दोनों की प्रकृति विपरीत होती है, एक पर प्लस और एक पर माइनस, बस। और चालन में क्या था, एक वस्तु के पास आवेश होगा, वहां से चल के उदासीन पर चला जाएगा। डन। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहां पे घर्षण के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ऐसे याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण, सब लोग ध्यान देंगे, प्रेरण काफी इंपॉर्टेंट है, घर्षण और चालन उतना नहीं आता है, प्रेरण बहुत ज्यादा पूछता है। तो प्रेरण विधि लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब कुछ दिन पहले भी पूछा था, तो प्रेरण विधि अक्सर पूछते रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। प्रेरण विधि क्या होता है, तो मैंने आपको पहले दिन ही समझाया था, समझने के लिए मैंने एक बात आपके लिए प्रयोग किया था। प्रेरण का मतलब होता है किसी से प्रेरणा लेना। आपको प्रेरण समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझिए, किसी से प्रेरणा लेना, किसी सफल व्यक्ति से प्रेरणा लेना, मतलब उस सफल व्यक्ति से कुछ सीखना, उसकी जीवनी को पढ़ के कुछ सीखना, उसके जीवनी को सुन के सीखना। कई बार घर में ऐसा होता है कि हमारे मम्मी पापा हमें कहानी सुनाते हैं कि देखो वो भैया ऐसे ऐसे पढ़ते थे और वो आईआईटी क्वालिफाई कर गए, आईआईटी के बाद उसने यूपीएससी क्वालिफाई करी, अभी आईएएस बने हैं। तो ऐसी कहानी आप कई बार सुनते हैं, ये क्या है, ये आपको सुनाया जाता है मोटिवेट करने के लिए, और आपको उनकी सफलता से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि आप भी वो काम करें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए, किसी से प्रेरणा लेने के लिए क्या उसको जाके छूना पड़ता है? किसी की स्टोरी आपने सुनी, किसी का मोटिवेशनल स्टोरी आपने सुना, तो क्या उस मोटिवेशनल स्टोरी से आप मोटिवेट नहीं होके जब आप उसको छुएंगे तब आप प्रेरित होंगे? नहीं, है ना। जैसे होता है ना कि हमें किसी से प्रेरणा मिला कि वो ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, तो उसके लिए छूना नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सुनने की जरूरत है, वो आपको बता दिया जाएगा उनका सक्सेस स्टोरी, तो आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी। सेम लॉजिक यहां पे है। प्रेरण विधि का मतलब क्या होता है पता है, जिसमें बिना छुए, जब आप किसी से प्रेरित होते हैं तो छूने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि आपको प्रेरित होना है किसी के सफलता से तो आप उसको छुएंगे, तब तो हो गया, फिर तो जो बहुत बड़े सक्सेस लोग हैं उनके बराबर सफलता पाने के लिए आप उनको छूना चाहोगे तो कभी संभव ही नहीं है। यस और नो। और दूसरी बात, छू लेंगे उससे थोड़ी आप प्रेरित होकर वही काम कर लेंगे। अब अंबानी बनना है तो अंबानी के कहानी से प्रेरित होइए कि वो क्या करता है, क्या बिजनेस पॉलिसी है, कैसे उन्होंने मेहनत करा, कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। अब ये थोड़ी कि उनको जाके छुएंगे तब जाके हम प्रेरित होंगे कि अच्छा अब मुझे प्रेरणा मिला, अब मैं ये काम करूंगा, नहीं, है ना। तो यही चीज हो जाती है कि जब भी आपको प्रेरणा का बात किया जाएगा तो प्रेरणा में किसी को छूने की जरूरत नहीं होती है ना। तो यही चीज मैं यहां समझाने का कोशिश कर रहा हूं। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है जिसमें आप दो वस्तु को, या मैं ऐसे बोल सकता हूं जिसमें बिना किसी वस्तु को स्पर्श किए हम उदासीन वस्तु को आवेशित कर देंगे। यानी उदासीन वस्तु किसी आवेश को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। याद करो, अगर आपको याद हो तो चालन में एक वस्तु में आवेश थी और एक उदासीन थी और दोनों टच हुआ था, या तो वायर से या तो डायरेक्ट आप उसको टच कराए थे। घर्षण में दो वस्तु को आपस में टच करा के आपने रब किया था, रगड़ा था। लेकिन प्रेरण विधि में बिना किसी स्पर्श के वस्तु को आवेशित किया जाता है। इज इट क्लियर? प्रेरण विधि में किसी भी वस्तु को, यानी किसी उदासीन वस्तु को बिना किसी वस्तु से स्पर्श कराए उसे आवेशित किया जाता है। यानी उसे किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराने की जरूरत नहीं है, उसे हम स्पर्श नहीं कराएंगे। यानी ये एक ऐसी विधि है जिसमें बिना स्पर्श किए उदासीन वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो प्रेरण विधि में यही होती है, बिना स्पर्श किए आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये कैसे होता है थोड़ा समझना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताइएगा। ये थोड़ा सा बाकी उन दोनों से जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टफ है। सुनिए, मान लीजिए
आपके पास एक उदासीन वस्तु है, चलिए आपके पास एक उदासीन वस्तु है, ध्यान देना है सबको, बढ़िया से सीखना है, कोई दिक्कत आएगा मुझे बताइएगा। मान लीजिए एक उदासीन वस्तु है, ठीक है। उदासीन वस्तु का मतलब इसमें प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस सब है। लो देखिए इसमें जितने प्लस है उतने माइनस है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस। ये लो एक और बना देते हैं, ये लो जितने प्लस उतने माइनस। कैसा वस्तु? उदासीन। बोलिए इतना क्लियर है? हाँ या ना बोल दो। इतना क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा ही, इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। अब चलिए इस उदासीन वस्तु को आवेशित करना है। उदासीन का मतलब क्या हो गया? जितना प्लस उतना माइनस, कुल जीरो। अभी इसका कुल आवेश जीरो है, जितने प्लस है उतने माइनस है, कुल आवेश जीरो है। हाँ या ना? इस पे अभी जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कुल आवेश जीरो है। डन? ठीक है। अब सुनना, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया, इस वस्तु के बगल में एक, इस वस्तु के बगल में, सुनना, इस वस्तु के बगल में, ये मैंने ज्यादा बड़ा फिगर बना दिया क्या? चलो कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं क्योंकि मुझे, हाँ, मैंने क्या किया, इस वस्तु के बगल में एक आवेशित वस्तु रखा, ठीक है? मान लीजिए मैंने एक आवेशित, इसके बगल में मैंने एक आवेशित, इसके बगल में मैंने एक आवेशित, इसके बगल में मैंने एक आवेशित छड़ रख दिया। और ये छड़ कैसा है? प्लस भी ले सकता हूं, माइनस भी ले सकता हूं, जो मर्जी है ले सकता हूं। मैं इस पे पहले प्लस ले लेता हूं। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से एकदम। मुझे बताओ ये कैसा वस्तु है? उदासीन। और ये कैसा है? ये आवेशित है, इस पे प्लस है। समझ रहे स्वीटी? स्वाति बताइए, आपको समझ में आ रहा है? लालू, ये उदासीन है, जितना प्लस उतना माइनस, और ये मेरा प्लस है, ये छड़ धनावेशित है, पूरे प्लस भरा हुआ है। दोनों को मैंने टच नहीं किया, दूर दूर रखा। अरे कहां रखा? दूर दूर। उदासीन अलग, छड़ अलग, बस बगल में है, टच नहीं है, बगल में है। अब सुनना, मुझे बताइए क्या इतना नॉलेज आपके पास है? ये जितना प्लस आवेश है वो इसमें से किस आवेश को अपने पास बुलाएगा? आजा आजा करके बोलो, ये प्लस वाला कौन से आवेश को अपनी ओर बुलाएगा? जल्दी बताओ, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में। ये प्लस किसको अपने पास बुलाएगा? प्लस को कि माइनस को? किसको अपने तरफ खींचेगा? माइनस को। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए मैं फिर से फिगर बना रहा हूं, आगे सिचुएशन क्या होगी देख लीजिए। जब इस छड़ को इसके बगल में रखेंगे भैया, तो ये होने वाला है सिचुएशन। जैसे ही आपने ये छड़ यहां लाके रख दिया, देखना ध्यान से, मैंने स्पर्श नहीं किया, बस बगल में लाके रखा। किसको? प्लस वाले छड़ को। क्या करेगा ये सारे माइनस को अपने तरफ खींचेगा। मतलब ये प्लस के बगल वाले सतह पर, जो प्लस के बगल में सतह है, इस पर आ जाएगा। कितना था? मान लीजिए जो भी था, माइनस। अच्छा, ये प्लस वाला माइनस को खींचा, साथ ही साथ वो एक काम और करेगा। क्या प्लस को भगाएगा? समान आवेश का प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश का आकर्षण। प्लस ने माइनस को खींचा और ये प्लस इसके अंदर के प्लस को क्या करेगा? भगाएगा ना? हाँ या ना? बोलिए बोलिए। तो ये प्लस क्या करेगा? माइनस को अपनी ओर खींचा तो प्लस को दूर भेजेगा। तो इसने क्या किया? इस बेचारे गरीब प्लस को भगा दिया। ये लो, इस प्लस ने माइनस को खींचा और प्लस को भगाया।
पहले मुझे बताओ इतनी बात समझ में आया? अरे ये तो बहुत अच्छा बन गया। इस प्लस ने माइनस को खींचा, प्लस को भगाया। क्या ये बात तुम्हारे समझ आया? अब जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्लस के बगल वाले सतह पे माइनस आ गया और प्लस से जो दूर सतह है उस पे प्लस आ गया। हाँ या ना? यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? पक्का? प्लस ने माइनस को खींचा, प्लस को भगाया। डन? ठीक है। अब जरा सुनना, इसके बाद जो बेचारे वैज्ञानिक लोग, जो कुछ होशियार लोग थे, वो क्या किए पता है? कहे रुक जाओ, तुम्हें एक जादू दिखाता हूं। सबने कहा चलिए दिखाइए। कहा ये देख। उन्होंने क्या किया, यहां से एक तार लिया और जाके जोड़ दिया। ये जो मैंने बनाया है संकेत, इसको जानते हो क्या बोलते हैं? ये नीचे जो मैंने बनाया है बेटा, इसको बोलते हैं अर्थिंग। आपके घर में अर्थिंग होता है? अर्थिंग का मतलब होता है पृथ्वी से लाके जोड़ देना। उन्होंने क्या किया, इस वाले सतह को, जो प्लस से दूर वाला सतह था, उस वाले सतह को अर्थिंग से जोड़ दिया, अर्थ से। घर में आपने अर्थिंग देखा है? नहीं देखा है। घर में सुना है अर्थिंग? बिजली में अर्थिंग का नाम सुने हो? जी जी बिल्कुल इसी का बात कर रहा हूं। घरों में अर्थिंग का नाम सुने हो? अर्थिंग मतलब क्या? अर्थिंग मतलब क्या? कुछ खरीद के लाते हो? अरे नहीं भैया, तार को ग्राउंड से, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। कुछ बेचारे गरीब लोग हैंड पंप में जोड़ देते हैं, कुछ गरीब लोग घर के पिलर में जोड़ देते हैं, पिलर का जो रॉड होता है। यस और नो? नहीं देखा होगा तो सुना होगा। कुछ लोग एक रॉड धंसा के उसमें जोड़ देते हैं, बीच बीच में उसमें नमक डालते रहते हैं, बीच बीच में उसमें पानी डालते रहते हैं। धरती के अंदर जोड़ देने को अर्थिंग कहते हैं। दैट्स इट। क्लियर? और इसका संकेत होता है, एक मिनट सिखाना पापा को, ये होता है संकेत। बहुत अर्थिंग जोड़े हैं पापा, आप संकेत सीख लीजिए। ऐसे, ये बड़ा लाइन, फिर छोटा 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 छोटा, ऐसे ऐसे कहीं जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं बाबू कि आपने ये अर्थिंग जोड़ दिया है, अर्थिंग किया है। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं, यहां पे लिख आएगा भी नहीं, चलो देखता हूं ट्राई करके। इसको हिंदी में कहते हैं भू संपर्कित करना। भू मतलब भूमि, संपर्कित मतलब उसके साथ संपर्क। भू संपर्कित इसको बोलते हैं। नहीं दिखा पूरा ना? चलो मैं इधर लिख देता हूं। इसको बोलते हैं बाबू हिंदी में भू संपर्कित। इसी को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में अर्थिंग। ऐसा करने का मतलब होता है कि आपने उसको ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, अर्थिंग के साथ जोड़ दिया। सर यहां पे क्यों जोड़े, इससे क्या फायदा मिला? फायदा सुनो, आपने जैसे ही जोड़ा ना, वैसे ही ये प्लस यहां से गायब। जैसे ही इस सतह के साथ आपने एक तार जोड़ा और अर्थिंग के साथ जोड़ा, वैसे ही ये प्लस गायब। याद रखोगे बात, जिसको आपने अर्थिंग के साथ जोड़ दिया वहां का सारा आवेश खत्म, वो आवेश हो जाएगा उदासीन। मतलब आपने किसको जोड़ा है? प्लस को। अरे प्लस वाले सतह को जोड़ा है ना, एक सतह प्लस वाला, एक सतह माइनस वाला। तो आपने प्लस वाले सतह को जोड़ा है, तो क्या होगा? प्लस वाला सतह, यानी ये जो प्लस आवेश दिख रहा है, ये खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब मर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये होगा ये उदासीन हो जाएगा। ये कैसे उदासीन होगा? धरती माता अपने पास से इलेक्ट्रॉन भेजेगी, यानी माइनस भेजेगी, और ये माइनस प्लस को मिलेगा, और सारा प्लस को एक एक माइनस मिलेगा, और सारा प्लस माइनस को खा के ये पूरा उदासीन हो जाएगा। कौन बच गया? ये सारा माइनस बच गया। यानी बाद में ये वस्तु कैसा दिखेगा? बाद में ये वस्तु ऐसा दिखेगा। बाद में ये वस्तु जिसमें से प्लस गायब हो चुका होगा और सिर्फ माइनस होगा। बोलिए, ये वस्तु उदासीन था, अब कैसा है? बोलो। ऋणावेशित
हो चुका है। मुझे बताइए ये बातें आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आई कि नहीं? पूरा कहानी क्या हुआ ये समझ में आया? उदासीन वस्तु के बगल में जब आप किसी आवेशित छड़ को रखेंगे तो आवेशित छड़ के ऊपर जो आवेश होगा वो अगर प्लस होगा तो माइनस को अपनी ओर खींचेगा और प्लस को प्रतिकर्षण करेगा, और जो आवेश प्रतिकर्षण होगा वो दूर वाले सतह पे जाएगा, उसको अर्थिंग से जोड़ के वहां से गायब कर देंगे, तो इस पे बचेगा सिर्फ कौन? माइनस। और इस प्रकार उदासीन से वस्तु हो जाएगी ऋण आवेशित। हाँ जी हाँ जी, फिर रॉड को हटा लीजिए। एक बार ये प्लस, कब तक रॉड को नहीं हटाएंगे? जब तक इसको अर्थिंग से नहीं जोड़ देते हैं। अर्थिंग से जोड़े, इसका खेल खत्म। समझ में नहीं आए तो इतना बात ध्यान रखो, अर्थिंग से जिसको जोड़ेंगे ना उस आवेश का खेल खत्म। प्लस को अर्थिंग से जोड़े, प्लस का खेल खत्म, बच गया माइनस, सिर्फ माइनस बचा, उसको रख लीजिए। कैसे खेल खत्म? धरती ने माइनस देके उस सारे प्लस को उदासीन कर दिया, ये सारा प्लस उदासीन हो चुका है और ये माइनस एक्स्ट्रा में बच गया, वही माइनस हो गया आपका वस्तु ऋण आवेशित। मुझे जल्दी से बताओ क्या थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? मैंने पूरे एकदम आराम से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। किसी बच्चे को अगर अर्थिंग वाले में दिक्कत हो रहा है तो इतना दिमाग में सेट कर लो, जिसको अर्थिंग करेंगे उसको अर्थ खा जाएगा। समझ लो समझने के लिए, जिसको आपने अर्थिंग कर दिया मान लो कि वो आवेश गायब। यस और नो? जिस आवेश को अर्थिंग से जोड़े वो आवेश गायब, ऐसे मान के चलो। तो प्लस गायब, बचा कौन? माइनस। थोड़ी बहुत समझ में आई प्रदीप? वेल डन। फिर से एक बार, वस्तु उदासीन था, उसके बगल में प्लस को रखे तो किसको खींचा? माइनस को खींच लिया अपने बगल में और प्रतिकर्षण करके भगा दिया प्लस को दूर, और जिसको दूर भगाया हमने उसको अर्थिंग कर दी, भू संपर्कित कर दिया। और भू संपर्कित जैसे हमने किया तो पृथ्वी ने, जिसको मैंने भू संपर्कित किया, पृथ्वी ने उसको उदासीन करके गायब कर दिया, बच कौन गया? माइनस। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो तो, ये उदासीन वस्तु कैसा हो गया है? धन आवेशित या ऋण आवेशित? जो मेरा वस्तु पहले उदासीन था वो अब कैसा हो चुका है? ऋण या धन? ऋण आवेशित हो चुका है। क्या मेरा जो वस्तु पहले उदासीन था वो अब ऋण आवेशित हो चुका है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। हो चुका है? तो अब जरा देखना, छड़ कैसा था? छड़ कैसा था? छड़ कैसा था? छड़ था धन और वस्तु हुआ ऋण। इसमें एक और खास बात जो क्वेश्चन बन के आ जाता है और पूछ लिया जाता है, प्रेरण विधि में जब आवेशन करते हैं ना, तो अगर हम उसे धनात्मक छड़ से आवेशित करेंगे तो उदासीन वस्तु ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक छड़ से करेंगे तो उदासीन वस्तु धनात्मक हो जाएगा। यानी छड़ और वस्तु के जो आवेश होगा ना वो विपरीत होगा। छड़ अगर धनात्मक होगा तो वस्तु आवेशित होकर ऋणात्मक बनेगा, और छड़ अगर ऋणात्मक होगा तो वस्तु आवेशित होकर धनात्मक बनेगा। मजा आया? यस और नो बोलो। छड़ कैसा? कोई रटना नहीं है, समझना है, बोलना है अपने मन से। छड़ धनात्मक तो वस्तु हुआ ऋणात्मक, और अगर छड़ होता ऋणात्मक तो वस्तु बनता धनात्मक। और अर्थिंग करने से, जिसको आप अर्थिंग करते हैं ना, अगर वो प्लस है तो उसको माइनस आके उदासीन बना देता है, और अगर माइनस है तो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। यहां से माइनस आके इसको उदासीन बना दिया, इस पे सिर्फ माइनस बच गया। अब जो मैं कहता हूं उसको गौर से समझना। मुझे बताइए तो, इस सतह को क्या बोलेंगे? क्या ये छड़ के बगल का सतह है? क्या ये सतह छड़ के बगल में है? और क्या जिस पर प्लस है वो छड़ से दूर है? इसे बोलते हैं दूरस्थ सतह। दूरस्थ, जो दूर होता है उसे बोलते हैं दूरस्थ, और जो नजदीक होता है उसे बोलते हैं निकटतम। जो दूर होता है उसे दूरस्थ, जो नजदीक होता है उसे निकटतम। जल्दी मुझे बताओ, अगर छड़ प्लस है तो निकटतम में कौन आएगा? जल्दी, छड़ अगर प्लस है तो निकटतम में कौन आएगा? आप भी जानते हैं प्लस माइनस को बुलाता है, आ जाओ। छड़ अगर प्लस है तो निकटतम में माइनस, और छड़ अगर माइनस होता तो निकटतम में प्लस। यानी छड़ का विपरीत आवेश निकटतम में आता है और छड़ का समान आवेश दूरस्थ में जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं आवेशन, और इस विधि द्वारा आवेशन को कहते हैं आवेशन द्वारा, सॉरी, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरण, और प्रेरण विधि द्वारा जो आवेशन होता है उसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन।
हाँ प्रियांशु, वही बताऊंगा आपको, डोंट वरी, वो भी अभी बताने वाला हूं। प्रियांशु ने पूछा कि सर अगर रॉड माइनस होगा तो, रॉड माइनस होगा तो निकटतम आएगा प्लस और दूरस्थ आएगा माइनस, और जो दूरस्थ होगा उसको जोड़ेंगे भू संपर्कित अर्थिंग, वो खा जाएगा किसको, माइनस को, तो बच कौन जाएगा, प्लस। करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी एग्जांपल लेंगे, दो ही एग्जांपल तो इसमें लेना ही है। पहले आपको निकटतम और दूरस्थ समझ में आया। धनात्मक छड़ के निकटतम में माइनस होगा, दूरस्थ में प्लस होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत वाले को खींचता है, जिसको खींचेगा वो निकट, जिसको भगाएगा वो दूर। अगर प्लस है तो माइनस को खींचेगा तो माइनस निकटतम, और प्लस है तो प्लस को भगाएगा तो प्लस दूरस्थ। आ जाइए इस बात को पढ़ते हैं एक बार। जब किसी उदासीन वस्तु के निकट कोई आवेश रखा जाता है, फिर से एक बार, जब किसी उदासीन वस्तु के निकट जब कोई आवेशित छड़ या आवेश रखा जाता है तो उसके निकटतम सतह पर, निकटतम सतह मतलब ये, उसके निकटतम सतह पर क्या आता है, अगर प्लस है तो माइनस आता है, मतलब निकटतम सतह पे विपरीत आवेश आता है, निकटतम सतह पे विपरीत आवेश प्रेरित होता है, यस और नो। और दूरस्थ सतह पे, दूर पे समान, तो दूरस्थ आवेश पे समान आवेश प्रेरित होता है, जिसे प्रेरण कहते हैं। पूरा इसलिए डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत कम बुक्स में लिखा रहता है ऐसे, जिसे प्रेरण कहते हैं। और इस विधि द्वारा आवेशन को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। खुद से मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग करके आपको ये बना के बताने का कोशिश किया है। अगर आप समझ सकते हो तो समझो, वरना आप देखोगे तो अक्सर किताबों में लिखा रहता है प्रेरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए या बिना छुए प्रेरित किया जाता है। उससे क्या समझ में आएगा, डिटेल में ले चलो। क्या मैंने कहा, अगर ये धनात्मक है तो इसके निकटतम पर ऋणात्मक आएगा, तो जब निकटतम सतह को देखेंगे तो उस पर विपरीत आवेश आता है। धनात्मक है तो ऋणात्मक आया, विपरीत है ना, तो विपरीत आवेश आता है, और दूरस्थ पे समान आवेश आता है। और दूरस्थ वाले, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरण। और प्रेरण द्वारा जो आवेशन होता है वो आपको दिख गया, और इसी विधि द्वारा आवेशन को हम लोग प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बोलो याद हुआ, समझ में आया? और जिस आवेश को उड़ाना हो, जिस आवेश को खत्म करना हो, उसको अर्थिंग कर दो, भू संपर्कित कर दो। सब मुझे बताइए, क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया? आगे बढ़ूं, अगला एग्जांपल लूं, अगला एग्जांपल लूं। ओके, आपको ये दिख रहा है लिखा हुआ, तो ये अपने को लिख लेना है। चलिए एक एग्जांपल और। अगर मैं कहूं कि वस्तु उदासीन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया, इस वस्तु के बगल में एक छड़ रखा, कौन सा, माइनस, ये लो माइनस। बोलिए क्या होगा, ये उदासीन था, माइनस रखा। बोलो जल्दी से, निकटतम में कौन आएगा? बिल्कुल सही, स्वाति ने सही जवाब दिया, निकटतम में प्लस आएगा, माइनस के बगल में प्लस। क्यों? क्योंकि विपरीत में आकर्षण होता है, माइनस प्लस को आकर्षित किया। कॉमन सेंस, इतना तो है बस। और दूर कौन जाएगा? समान आवेश में प्रतिकर्षण, यानी दूर जाएगा समान। समान कौन? छड़ के समान। छड़ में माइनस है, इस छड़ में क्या है, माइनस, तो वो दूर जाएगा। ये लो, किसको अर्थिंग करूं? स्वीटी बताएगी किसको अर्थिंग करूं, प्लस को अर्थिंग करना है कि माइनस को? किसको भू संपर्कित करना है? बिल्कुल सही जवाब, माइनस को अर्थिंग कर दिया। और मैंने क्या कहा था, माइनस आवेश जो होती है वो कहीं भी जा सकती है, तो ये माइनस जितनी भी थी ना, सब उठ के चली गई पृथ्वी के अंदर, सारे माइनस चली गई पृथ्वी के अंदर। पिछले वाले में प्लस पृथ्वी के अंदर नहीं गया था, क्योंकि प्लस नहीं जा सकता है, तो पृथ्वी से ही माइनस आया था उसको हटाने के लिए, और इस बार माइनस खुद चली गई पृथ्वी के अंदर। बोलो कौन बचा? बोलो वस्तु में कौन सा आवेश बचा, जल्दी, बिना कोई शर्माए, कौन सा बचा, जल्दी बताओ, बिना शर्माए बताना है।
बिल्कुल सही, प्लस बचा। बोलो आपका वस्तु उदासीन से क्या हो गया? धनावेशित। अरे बोलो लल्ला, समझ में आया? ऐसे करते हैं, प्रेरण विधि में ऐसे आवेशन होता है। क्षण माइनस है तो वस्तु धनावेशित होगा, क्षण प्लस है तो वस्तु ऋणावेशित होगा। यानी इसमें क्या होता है, क्षण के विपरीत प्रकृति से हमारा उदासीन वस्तु आवेशित होता है। क्षण का जो आवेश है उसके विपरीत प्रकृति से हमारा उदासीन वस्तु आवेशित होता है। इसमें यह भी एक खास बात होती है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि क्षण का आवेश अगर धनात्मक है तो बताइए उदासीन वस्तु को आवेशित करने पर वो वस्तु का आवेश क्या होगा? ऋण आवेशित होगा। अगर क्षण ऋण आवेशित है तो बताइए उदासीन वस्तु को आवेशित करने पर हमारा वस्तु कैसा आवेशित होगा? क्षण अगर ऋण आवेशित है तो धन आवेशित होगा। यानी क्षण के विपरीत आवेश से उदासीन वस्तु आवेशित होता है। याद रहेगा, क्षण के विपरीत आवेश से उदासीन वस्तु आवेशित होता है। क्षण पे माइनस तो वस्तु पे प्लस, और क्षण पे प्लस तो वस्तु जो आवेशित हुआ उस पे माइनस। ओके, बस खत्म। बताइए इसमें स्पर्श करने की जरूरत पड़ी? बताइए फटाफट, क्या इसमें स्पर्श करने की कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। तो ये होता है आवेशन करने की विधि। एक एग्जांपल और दूं, एक एग्जांपल और दे दूं आपको हो तो? चलो इस बार एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, अपने पास दो वस्तु है, ठीक है? मैं इस बार क्या करने वाला हूं पता है? मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं, जादू। जादू देखेंगे, ठीक है? सुनना, जादू देखना। इस बार मैं अर्थिंग नहीं करूंगा, इस बार अर्थिंग नहीं करूंगा, तभी वस्तु आवेशित हो जाएगा। आपको लगता है कि ऐसा होगा बिना अर्थिंग किए आवेशित? कोई बच्चा बताओ, किसी को विश्वास है कि ये मास्टर बिना अर्थिंग किए आवेशित कर सकता है? वो भी प्रेरण में, प्रेरण में बिना अर्थिंग का। जल्दी बोलो, प्रेरण में बिना अर्थिंग किए आवेशित कर सकते हैं? हाँ, स्वाति सही बोल रही है। देखो क्या करेंगे इस बार, बिल्कुल सही बोले हो आप। मैं दो उदासीन वस्तु ले लूंगा, देखो दोनों को एक दूसरे के पास रख देंगे, ये ले रख दिया, ठीक है? ठीक, और ये ध्यान देना, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूं। मान लो सेम ही वस्तु है, चलो जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, दोनों उदासीन, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है? अब आ जाओ, यहां पर मैं एक छड़ रखता हूं, तुम लोग को बताना है, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा। और छड़ पे कोई भी आवेश ले लो जो आपको मन करे। चलो प्लस ले लेते हैं। जब आपने इस पे प्लस रखा तो क्या होगा? अब जैसे ही प्लस रखा क्या होगा? ये वस्तु मान लो ए, ये वस्तु मान लो बी, बोलिए क्या होगा? क्या कुछ ऐसा होगा? बताना मुझे कि क्या मैं सही कर रहा हूं। जब आप इस छड़ को रखेंगे
प्लस था, तो प्लस ही ले लेते हैं। जब प्लस रखेंगे तो मुझे बताइए ए पर कौन सा आवेश आएगा? हाँ, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और इस बार प्लस इस पे नहीं जाएगा क्योंकि ये वस्तु उसके संपर्क में है, सारा प्लस ऐसे। ये बात समझ में आया? इस पे माइनस आया और इस पे प्लस आ गया। डन? हाँ या ना बोल दो। अब क्या करेंगे? ये ए और ये बी दो वस्तु था। अरे हाँ या ना? सारे माइनस आ जाएंगे ना? दोनों का माइनस इधर आ जाएगा, दोनों का प्लस इधर। थोड़ा और डेंस दिखा देता हूं, दोनों का रहेगा, थोड़ा डेंस दिखना चाहिए है ना, तो इसलिए ऐसे दिखाया हूं। सभी माइनस इधर, इसके माइनस बी और इसके माइनस बी इधर, और सभी प्लस उधर, दोनों के प्लस इधर। यस और नो? अब बोलिए क्या होगा? दोनों को अलग कर लो। अब दोनों को अलग कर लीजिए। जब ये सिचुएशन आ जाए तो दोनों को अलग कर लीजिए, तो क्या होगा? आपको ए पर कौन सा आवेश मिलेगा? और बी पर कौन सा मिलेगा? मुझे ये थोड़ा सा समझाना था। बोलिए आपको आया? इसमें अर्थिंग करने की जरूरत पड़ी? देखो बिना अर्थिंग किए हो गया। यानी जब दो उदासीन वस्तु रखा हुआ है और उसके बगल में आपने किसी आवेश को रख दिया और आप चाहते हैं इसको आवेशित करना, तो ये भी एक तरीका है। ये प्लस वाला सारे माइनस को खींच लेगा, सारे प्लस को प्रतिकर्षण करेगा, सारा माइनस एक तरफ, सारा प्लस दूर। अब दोनों को अलग कर देंगे, इसमें सिर्फ माइनस बचा, इसमें सिर्फ प्लस बचा। इस प्रकार से दोनों उदासीन से क्या हो गया? एक ऋण आवेशित और एक धनावेशित। बस खत्म। कौन सा होगा ऋण आवेशित और कौन सा धनावेशित? प्लस के जो निकट होगा वो ऋण आवेशित और दूर होगा वो धनावेशित। अगर ये छड़ होता माइनस तो इसके निकट वाला होता धनावेशित और दूर वाला होता ऋणावेशित। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी है? क्या ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? क्या प्रेरण में आवेशित छड़ को उदासीन वस्तु के साथ स्पर्श कराने की जरूरत है? क्या प्रेरण विधि में आवेशित छड़ को उदासीन वस्तु के साथ स्पर्श कराने की कोई जरूरत है? नो, नेवर। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरण। अब प्लस छड़ है तो उसके निकटतम पे माइनस जाएगा, दूरस्थ पे प्लस जाएगा। माइनस छड़ है तो निकटतम पे प्लस जाएगा, दूरस्थ पे माइनस जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई? यस और नो? और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रेरण कहते हैं। और क्या इस विधि द्वारा जो आवेशन होती है उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। और एक लास्ट बात, इस विधि में उदासीन वस्तु छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित होता है। हाँ या ना? इस विधि में यस और नो? उदासीन वस्तु छड़ का जो आवेश है छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित होता है। क्लियर? छड़ प्लस है तो वस्तु पे माइनस, छड़ माइनस है तो वस्तु पे प्लस। ये याद रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लिख लो, नोट करके इस बात को लिख लो। इस विधि में लिख लो सब बच्चे, इस विधि में उदासीन वस्तु, इस विधि में उदासीन वस्तु, इस विधि में उदासीन वस्तु पर छड़ का विपरीत आवेश प्रेरित होता है या छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, इस विधि में क्या होगा? उदासीन वस्तु पर क्या होगा? छड़ का विपरीत आवेश आएगा, छड़ का विपरीत आवेश द्वारा आवेशित होगा। तो ये ध्यान रखिएगा इस बात को।
छड़ अगर प्लस है तो उदासीन वस्तु पे जो आएगा आखिरी में आवेश बचेगा वो माइनस होगा, और अगर छड़ आपका माइनस है तो जो आपका उदासीन वस्तु है उसके आखिरी में उस पर आवेश प्लस होगा। तो क्या होने वाला है, छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित होता है कौन, आपका उदासीन वस्तु। याद रहेगा ये बात, दिमाग में रखेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, चाहे तो नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। इस विधि में उदासीन वस्तु पर या उदासीन वस्तु छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित होता है, छड़ के विपरीत आवेश से आवेशित होता है, या छड़ के विपरीत आवेश प्रेरित होता है, जो मर्जी लिख लीजिए। तो छड़ का जो आवेश है उसका विपरीत आवेश से आवेशित होगा अपना उदासीन वस्तु। छड़ प्लस तो उदासीन पर आखिरी में बचेगा माइनस, और छड़ माइनस तो उदासीन पर आखिरी में बचेगा प्लस। ठीक है, यही था ना यहाँ, छड़ प्लस तो वस्तु हो गया था ऋण आवेशित, और छड़ माइनस तो वस्तु हो गया था धन आवेशित। ओके, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुलम्ब का नियम। तो उसको फ्रेश स्टार्ट करेंगे और वहीं से देखेंगे क्या पढ़ेंगे, कुलम्ब का नियम। अगला टॉपिक अपना जो है वो क्या है, कुलम्ब का नियम। कुलम्ब फोर्स कहते हैं, कुलम्ब्स फोर्स। तो कुलम्ब का नियम या कुलम्ब्स फोर्स इन्होंने ही बताया था। आप पढ़े हो ना, दो आवेश के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण। तो दो आवेश के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, कैसे लगता है, क्या मान होती है, उन सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। जो दो आवेश के बीच में लगने वाले बल का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, कुलम्ब ने। और आवेश कैसा लिया गया था, बिंदु आवेश। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अभी आपकी मैथ की क्लास होगी, तो फटाफट से पानी वानी पी के रेडी हो जाइए। ओके, बाय एंड टेक केयर।